आजकल हम बिना ही गूगल मैप के अपने ही शहर में रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, बिना किसी सैटेलाइट या कंपास के अगर कोई आपको एक ऐसा रास्ता बताए जो हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे महाद्वीप तक जाता हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? और क्या हो अगर वह रास्ता आज के नहीं बल्कि 14,000 साल पुराने आइस एज के भूगोल का एक सटीक नक्शा हो? हम आज किसी साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड की। जब सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए अपनी सेना को पश्चिम दिशा में भेजा था, तो उन्होंने जो नक्शा बताया वो आज के मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर देता है। उन्होंने यूरोप के आल्प्स पर्वत पर होने वाले खगोलीय सूर्यास्त से लेकर एक विशाल सागर के पूरी तरह सूखे होने तक का एक ऐसा डेटा दिया जिसे बिना वहां जाए जानना इंसान के लिए शारीरिक रूप से असंभव है। सुग्रीव का इस पर एक स्पष्ट दावा था, प्रत्यक्षम उपलिक्षितम, यानी मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। इस वीडियो में हम आगे कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपकी सोच बदल देंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ में यूरोप के पहाड़ों पर समय के धीमे होने का रहस्य छिपा है, कैसे एक ऐसा समुद्र जो आज पानी से भरा हुआ है उसे पैदल पार करने का रास्ता बताया गया है, और कैसे नदियों के रास्ते बदलने से इस पूरी घटना की एग्जैक्ट डेट निकाल कर बाहर आ जाती है। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुग्रीव का पश्चिमी मार्ग आज के गुजरात यानी सौराष्ट्र के तट से शुरू होता है। वहीं से वह अपनी सेना को अरब सागर पार करके एक मरुभूमि यानी रेगिस्तान में जाने को कहते हैं। ग्रंथ में इसे अति उच्च शिखर शिला कहा गया है, यानी एक सपाट सूखा इलाका जहां अचानक से सीधे खड़े ऊंचे ऊंचे पत्थर के पहाड़ हों। अगर आप गूगल अर्थ पर बलूचिस्तान और मकरान के रेगिस्तान को देखें तो आपको बिल्कुल एक ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। लेकिन असली बात इसके आगे शुरू होती है। सुग्रीव किसी रैंडम जगह का नाम नहीं लेते हैं, वह एक के बाद एक पहाड़ों की पूरी सीरीज बताते हैं। हेमगिरी, परिया, यात्र और वज्र। अगर कोई आज भी भारत से पैदल यूरोप जाना चाहे तो इसे इसी क्रम से गुजरना होगा। बलूचिस्तान के पहाड़, फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर के सुलेमान पर्वत और फिर ईरान का मजबूत जाग्रोस पर्वत। वज्र का मतलब होता है हीरे जैसा कठोर, और ईरान का यह जाग्रोस पर्वत भी अपनी बेहद मजबूत लाइमस्टोन की चट्टानों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कोई भी पर्वत आगे या पीछे नहीं, सब अपनी सटीक भौगोलिक जगह पर हैं। यह इतिहास का वही इकलौता जमीनी गलियारा है जिसे होकर सदियों तक सिकंदर से लेकर अनगिनत व्यापारियों ने सफर किया है। यह कोई तुकबंदी या कविता नहीं है, यह एक स्टेप बाय स्टेप जीपीएस नेविगेशन है। लेकिन जैसे ही सेना ईरान के इस जाग्रोस पर्वत को पार करती है, सुग्रीव एक ऐसी जगह का जिक्र करते हैं जो आज के भूगोल के हिसाब से पूरी तरह नामुमकिन लगती है। ईरान के कठोर पहाड़ों को पार करने के बाद सुग्रीव एक ऐसे पर्वत का जिक्र करते हैं जिसका नाम है चक्रवान। संस्कृत में चक्र का मतलब होता है पहिया या फिर एक विशाल घुमावदार आकार। जब आप ईरान के उत्तर में जाते हैं तो आपको अलबोर्ज पर्वतमाला दिखाई देती है। अगर आप इसे ऊंचाई से या फिर सैटेलाइट से मैप पर देखें तो ये एक पहाड़ कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे को एक विशाल पहिए की तरह घेरते हुए नजर आता है। नाम और आकार का यह विशाल मिलन बिल्कुल सटीक है। लेकिन असली रहस्य इसके बाद आता है। सुग्रीव अपनी सेना को इस चक्रवान पर्वत और उसके आसपास के विशाल सागर वाले इलाके को पैदल छान मारने का निर्देश देते हैं, और यही वह बिंदु है जहां आज का सामान्य विचार इस प्राचीन ग्रंथ से टकरा जाता है, क्योंकि आज कैस्पियन दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है। इसे पैदल पार करना किसी भी इंसान के लिए असंभव है। तो क्या यहां आकर रामायण का यह अद्भुत नक्शा गलत साबित हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इसका असली कारण आज के नक्शे में नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के बीते हुए कल में छिपा हुआ है। पोलियो क्लाइमेटोलॉजी यानी प्राचीन जलवायु विज्ञान के अनुसार आज से लगभग 14,000 से 26,000 साल पहले हमारी धरती लास्ट ग्लेशियर मैक्सिमम से गुजर रही थी। इसे हम आम भाषा में आइस एज कह सकते हैं। उस समय भयंकर ठंड के कारण दुनिया भर का पानी बर्फ के रूप में जम गया था, और इसका सीधा असर कैस्पियन सागर पर भी पड़ा था। वैज्ञानिकों के अनुसार उस दौर में कैस्पियन सागर का जल स्तर आज के मुकाबले 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे गिर गया था। इसके उत्तरी और मध्य हिस्से पूरी तरह से सूखकर जमीनी मैदान बन गए थे, यानी उस युग में कैस्पियन सागर के इलाके को पैदल पार किया जा सकता था।
सुग्रीव आज की नहीं बल्कि 14,000 से 26,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, वहां का नक्शा दिखा रहे हैं। मैं भी उस एक्चुअल पॉइंट पर आता हूं कि हमारे पूर्वजों को यह कैसे पता था। पर अगर आपको यह डीप लॉजिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या मॉडर्न साइंस को प्राचीन इतिहास दोबारा जांचने की आवश्यकता है या नहीं। चलिए अब हम वीडियो में आगे देखते हैं। यह कोई छोटा दावा नहीं है। एक ऐसा सागर जो आज गहरे पानी से भरा है, उसके सूखे होने की बात कोई तब तक नहीं बता सकता है जब तक उसने खुद उस सूखी जमीन पर कदम ना रखा हो। जैसा कि सुग्रीव ने खुद कहा था, मैंने इसे प्रत्यक्ष देखा है। लेकिन क्या हम केवल एक सागर के सूखने के आधार पर इतनी बड़ी बात मान सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है? अगर हमें यह साबित करना है कि यह जानकारी 14,000 से 26,000 साल पुरानी ही है, तो हमें कोई ऐसे ठोस सबूत चाहिए होंगे जिसे कोई भी खारिज ना कर पाए। क्या सच में प्राचीन सभ्यताओं के पास में ब्रह्मांड को समझने की कोई एडवांस टेक थी, या फिर मुख्य धारा का इतिहास हमें एक बहुत बड़ा झूठ बोलता आ रहा है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको सोचने पर विवश कर देगा। कुछ लोग इतने स्पष्ट प्रमाण के बाद भी हर प्राचीन विज्ञान को केवल एक कहानी मानकर खारिज कर देते हैं। यह तो वैसे ही बात हो गई कि कोई व्यक्ति बारिश में भीगते हुए कहे कि पानी गिर नहीं रहा है बल्कि हवा में बहुत ज्यादा नमी है। चलिए रामायण को एक पल के लिए हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी मतलब एक्सेस पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब आप भारत जैसे जगहों पर होते हैं जो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के पास में है, तो सूर्य एकदम सीधा क्षितिज मतलब होराइजन के नीचे जाता है। यहां सूर्यास्त कुछ ही मिनटों में हो जाता है। लेकिन यदि आप पृथ्वी के ऊपरी अक्षांशों मतलब हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, जैसे कि यूरोप का मध्य भाग, तो वहां सूर्य का रास्ता पृथ्वी के झुकाव के कारण में तिरछा हो जाता है। वहां सूर्य बहुत धीरे धीरे नीचे उतरता है, जिसके कारण सूर्यास्त होने और पूरी तरह अंधेरा छाने में आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। तो चलिए अब आसमान से नीचे अपनी धरती पर आते हैं। हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट हमेशा खिसकती रहती है। जब हिमालय जैसी विशाल पर्वतमालाओं के नीचे यह प्लेट आपस में टकराती है तो जमीन का स्तर ऊपर उठ जाता है। इस भारी भूवैज्ञानिक हलचल के कारण कई बार विशाल नदियां अचानक अपना बहाव और रास्ता बदल लेती हैं। जियोलॉजी इसे भारी बदलाव को रिवर अवलेशन कहता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि पृथ्वी के झुकाव, लंबे सूर्यास्त और नदियों का रास्ता बदलने की इस आधुनिक साइंस क्लास का सुग्रीव के उस प्राचीन दल से क्या संबंध है? यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। कैस्पियन के सूखे मैदानों को पार करने के बाद में यह यात्रा आधुनिक तुर्की के भूभाग में प्रवेश कर जाती है। यहाँ सुग्रीव एक अत्यंत विशाल पर्वत का नाम लेते हैं जिसे उन्होंने वराह कहा है। आधुनिक भूगोल में ठीक इस स्थान पर टॉरस पर्वतमाला स्थित है। इसके ठीक बाद सुग्रीव 60,000 चोटियों वाले एक विशाल घुमावदार पर्वत का वर्णन करते हैं जो पूर्वी यूरोप का कार्पेथियन पर्वतमाला का एकदम सटीक चित्रण दिखाई देता है। और फिर आता है इस पश्चिमी यात्रा का अंतिम पड़ाव। सुग्रीव इसे अस्तगिरी यानी सूर्यास्त का पर्वत कहते हैं। आधुनिक भूगोल के अनुसार यह यूरोप का विशाल अल्प्स पर्वत है। सुग्रीव अपनी सेना को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस पर्वत पर पहुंचने के बाद में सूर्य को पूरी तरह से डूबने में बहुत अधिक समय लगता है। जैसा कि हमने समझा था, यह उच्च अक्षांश मतलब हाई लैटिट्यूड पर होने वाली एक विशुद्ध खगोलीय घटना है। यह एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है जिसे भारत में बैठकर केवल कल्पना के सहारे नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन ये सब किस टाइम पीरियड में हो रहा था? इस प्रश्न का अकाट्य प्रमाण हमें अपनी धरती की गहराइयों में मिलता है। अपने दिशा निर्देश में सुग्रीव ने पश्चिमी महासागर को स्पष्ट रूप से सिंधु सागर कहा है, सरस्वती सागर नहीं कहा है। आधुनिक डेटिंग तकनीक से यह पूर्ण सिद्ध हो चुका है कि आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व सतलुज नदी ने भयंकर टेक्टोनिक हलचल के कारण अपना रास्ता बदल लिया था। सतलुज का पानी सरस्वती को छोड़कर सिंधु नदी तंत्र में जाकर मिल गया था। इसके कारण सरस्वती सूखने लगी और सिंधु नदी उत्तर पश्चिम भारत की सबसे विशाल नदी बन गई। रामायण का यह अंश अनजाने में ही अपना एक टाइम स्टैम्प छोड़ जाता है। समुद्र को सिंधु सागर कहना सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि करता है कि यह भौगोलिक डेल्टा लगभग 13,000 ईसा पूर्व के आइस एज के अंत की कहानी है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि सुग्रीव के पास यूरोप के आल्प्स तक का इतना सटीक और विस्तृत नक्शा था तो उन्होंने अपनी सेना को आल्प्स के आगे जाने से क्यों रोक दिया था? आल्प्स पर्वत
पर्वत तक के इस एकदम सटीक विवरण के बाद में सुग्रीव अपनी सेना को एक स्पष्ट निर्देश देते हैं। वह कहते हैं कि एतावत वानर सक्यम गंतुम जानिमी ततः परम। इसका अर्थ है कि केवल यहीं तक जाना संभव है, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता है। यह सबसे बड़ा बौद्धिक प्रमाण है। वे अपनी जानकारी के आगे किसी काल्पनिक संसार की रचना नहीं करते हैं, वे वहीं रुक जाते हैं जहां फिजिकल रियलिटी समाप्त हो जाती है। यदि आप अल्प्स पर्वत को पार करके पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे तो आप सीधे अटलांटिस महासागर के तट पर पहुंच जाएंगे। 14,000 वर्ष पूर्व यूरोप से अमेरिका जाने के लिए अटलांटिस के ऊपर कोई जमीनी मार्ग नहीं था। जहां तक चलने योग्य भूमि थी वहां तक एकदम सटीक भौगोलिक विवरण रामायण में उपस्थित है, और जहां मार्ग समाप्त होता है वहां सुग्रीव का ज्ञान भी मौन हो जाता है। परंतु इस पूरी पहेली में एक ऐसा अनसुलझा प्रश्न है जिसका उत्तर आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। हम यह तो जान गए हैं कि रामायण में 14,000 वर्ष पूर्व का सटीक भौगोलिक और खगोलिक डेटा उपस्थित है, लेकिन यह अकल्पनीय है कि बिना किसी हार्ड ड्राइव, इंटरनेट या क्लाउड स्टोरेज के यह विशाल डेटा सुरक्षित कैसे रहा है। इन 14,000 वर्षों में कई हिमयुग आए, महाप्रलय हुए और कई सभ्यताएं नष्ट हो गई, फिर भी हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक पूरे महाद्वीप के इस सटीक डेटा को अपने मस्तिष्क में कैसे सुरक्षित रखा और आगे बढ़ाया। मानव मस्तिष्क की और हमारी प्राचीन मौखिक परंपरा की यह कौन सी उन्नत तकनीक थी जिसे आज का विज्ञान डिकोड नहीं कर पाया है। यह संपूर्ण विश्लेषण हमें एक ही सत्य की ओर ले जाता है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ या महाकाव्य नहीं है, यह हिमयुग की दुनिया का एक ऐसा जीवित वैज्ञानिक दस्तावेज है जिसे समय की सबसे बड़ी प्रलय भी नहीं मिटा सकी है। इतिहास केवल वह नहीं है जो मिट्टी के नीचे दफन है, वास्तविक इतिहास वह है जिसे हमारे पूर्वजों ने मिटने से बचा लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप ऐसे ही रोचक विषय लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।